Hello everyone, welcome back to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. तो गाइस आज का हमारा टॉपिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है। जैसा कि हम पिछले क्लासों से यूनियन लेजिस्लेचर के इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट टॉपिक्स को कवर करते आ रहे हैं, जिसमें से हमने लोकसभा एंड राज्यसभा को डिस्कस कर लिया है। तो आज का टॉपिक लोकसभा एंड राज्यसभा ही से क्या है, रिलेट करता है, उसी से कनेक्ट है। इसलिए कि लोकसभा एंड राज्यसभा को जो चलाने वाले होते हैं उसको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। यानी लोकसभा में स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर हुआ करते हैं, जो लोकसभा को के सेशन को, वहाँ के डेकोरम को मेंटेन करते हैं। ठीक इसी तरह राज्यसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन कहते हैं, या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहा जाता है। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट मी बिगिन टुडेज सेशन, दैट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर के क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट ये है कि द लोकसभा विच इज़ द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री। सबसे पहली बात ये कि लोकसभा जो है कंट्री में, मुल्क में, यानी हमारे भारत में ये सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून बनाने वाला बॉडी है। इससे बड़ा कोई बॉडी नहीं है। It chooses its speaker who presides over the day-to-day functioning of the house. जो लोकसभा है, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो स्पीकर को, वो अपने स्पीकर को चूज़ करते हैं, जिनका काम होता है कि वह हाउस के डे टू डे फंक्शनिंग को क्या करे, प्रिजाइड करे, चलाए। फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो स्पीकर का ऑफिस है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, मतलब कि स्पीकर के ऑफिस का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। एंड द नेक्स्ट, द स्पीकर इज गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। स्पीकर को गाइड किया जाता है। स्पीकर की रहनुमाई कैसे की जाती है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए गए हैं, जो रूल्स एंड प्रोसीजर को बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग या ये रूल्स और प्रोविज़न लोकसभा के स्पीकर को गाइड करता है। एंड द थर्ड पॉइंट, द स्पीकर इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा एंड द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑन पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। थर्ड पॉइंट ये है स्पीकर से रिलेटेड कि जो पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ होते हैं, यानी जो पार्लियामानी क्या काम काज हुआ करते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, तो इन तमाम कामों में स्पीकर ऑफ द लोकसभा को सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, इसी के साथ साथ सीनियर ऑफिसर ऑफ द सेक्रेटेरिएट, ये सब मिलकर क्या करते हैं, मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द डेप्यूटी स्पीकर डिस्चार्जेस द फंक्शंस। अगर किसी रीज़न से स्पीकर ऑफ द लोकसभा नहीं आते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो उनके गैर मौजूदगी में जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो उनके काम को संभालते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। या a member from the panel of chairman presides over the house in the absence of both the speaker and the deputy speaker. By suppose कि अगर स्पीकर भी नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तो अब हाउस को कौन फंक्शन करेगा? तो उसी बात को यहाँ पर मेंशन किया है कि पैनल ही में से एक मेंबर को इस काम के लिए चुना जाएगा, चूज़ किया जाएगा, जो हाउस के फंक्शन को डिस्चार्ज करेंगे, प्रिजाइड करेंगे in the absence of speaker and deputy speaker. So it was some fact, something related to speaker of the Lok Sabha. And the next, election of the speaker. स्पीकर का इलेक्शन, कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे उसे चूज़ किया जाता है। सो लेट्स सी
फर्स्ट पॉइंट ये है कि नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज द स्पीकर, यानी कि स्पीकर को इलेक्ट किए जाने का कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है, नहीं बताया गया है कि ये क्वालिफिकेशन हो तब जाकर लोकसभा का स्पीकर बन सकते हैं। उसी बात को मेंशन किया है कि नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब किया है, किसी भी तरह के स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को नहीं बताया गया है कि स्पीकर को कैसे इलेक्ट किया जाए। एंड द सेकेंड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्पीकर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। सेकेंड पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो स्पीकर होगा उसका हाउस का मेंबर होना ज़रूरी है, कि वो हाउस का मेंबर हो, ये क्या है, ज़रूरी है, तब जाकर उसे स्पीकर बनाया जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट, द हाउस इलेक्ट्स इट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट हु वोट इन द हाउस। अब यह है कि स्पीकर को कैसे इलेक्ट किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनका जो सिंपल मेजॉरिटी है यानी 50+1 मेंबर वोट करेंगे प्रेजेंट होकर, हाउस में प्रेजेंट होकर 50+1 मेंबर वोट करेंगे, फिर उसमें से एक बंदे जिसको ज़्यादा वोट आएगा स्पीकर के मेंबरशिप को हासिल करने के लिए वो स्पीकर बना दिया जाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, यूजुअली अ मेंबर बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड स्पीकर। आमतौर से ये होता है कि उसी मेंबर को स्पीकर बनाया जाता है जो रूलिंग पार्टी से क्या है, बिलोंग करता है, यानी कि रूलिंग पार्टी से बिलोंग करने वाले मेंबर को ही स्पीकर बनाया जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर रिमेन्स इन हिज ऑफिस टिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू असेंबली। इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो लोकसभा, जब लोकसभा डिसॉल्व होता है, चाहे उसे प्रेसिडेंट क्या है टर्म्स पूरा होने से पहले डिसॉल्व कर दे, या ये कि लोकसभा का टेन्योर ही क्या है कंप्लीट हो जाए, तो जो भी सूरत हो, जो भी सिचुएशन हो, अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो लोकसभा के डिसॉल्व होने से जो स्पीकर है वो अपने ऑफिस को वैकेट नहीं करता है, बल्कि स्पीकर अपने ऑफिस ही में रहता है। कब तक? जब तक के न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट का स्पीकर इलेक्ट ना हो जाए, क्योंकि उसके बीच में क्या काम काज जो होते हैं लोकसभा के, वो स्पीकर ही क्या है उसे हैंडल करता है जब तक कि न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आ जाए। तो गाइज अब यहाँ से हम स्पीकर के रिमूवल प्रोसीजर को देखेंगे कि स्पीकर को किस बेसिस पर, किन ग्राउंड पर रिमूव किया जाता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द स्पीकर्स टर्म इज coterminous विद द टर्म ऑफ द लोकसभा, दैट इज 5 years। स्पीकर ऑफ द लोकसभा का जो टर्म है, जो टेन्योर है, वो 5 साल का है। जैसे लोकसभा डिसॉल्व होता है 5 साल होता है, वैसे स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी क्या हो जाता है, सीट वैकेट करना पड़ता है। मगर अभी हमने ऊपर जिक्र किया कि स्पीकर जो है अपने ऑफिस में टर्म कंप्लीट होने के बाद भी उस वक्त तक रहते हैं जब तक के दूसरा न्यू स्पीकर ना आ जाए। वैसे जो है 5 साल इसका क्या है टर्म होता है। एंड द सेकेंड पॉइंट, हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द लोअर हाउस अथॉरिटी टू रिमूव द स्पीकर इफ़ नीडेड। मगर इसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन ने लोअर हाउस यानी लोकसभा को ये पावर दिया है, ये अथॉरिटी दिया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो स्पीकर को रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म। एंड द नेक्स्ट, द हाउस कैन रिमूव द स्पीकर थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी। अगर स्पीकर को रिमूव करना पड़े तो उसके लिए क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए ये है कि एक रेजोल्यूशन को इफेक्टिव मेजोरिटी के ज़रिए पास कराना पड़ता है। ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, उसी को ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। कई पॉइंट को इसमें मेंशन किया है इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है। फर्स्ट ये कि 50% ऑफ द टोटल, यानी जो हाउस है, फॉर एग्जांपल हाउस किसकी बात चल रही है, लोकसभा, तो लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्रेजेंट हो हाउस में और फिर वोटिंग करे, तब जाकर क्या है स्पीकर ऑफ द लोकसभा को रिमूव किया जाता है। तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा 50%, हाउस का टोटल स्ट्रेंथ का 50%। तो लोकसभा का जो है टोटल स्ट्रेंथ क्या है रिसेंट में, करंट में 543, तो 272 होता है, 272। तो 272 वोट यानी 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट हो और वोट करें, तब जाकर क्या होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा को रिमूव किया जा सकता है। और ये स्पीकर को रिमूव करने की जो बात आई है कि इफेक्टिव मेजोरिटी के जरिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा को रिमूव किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 94 एंड 96 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द नेक्स्ट, पावर्स ऑफ द लोकसभा स्पीकर।
कि लोकसभा के स्पीकर के क्या पावर्स हैं, अब हम उसको देखेंगे। So let's see. According to the Constitution of India, a speaker is vested with immense administrative and discretionary powers. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा को बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्क्रिशनरी पावर्स दिए गए हैं, जिनमें से कुछ को मैंने यहाँ मेंशन किया है। सो फर्स्ट वन इज द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स इन द लोकसभा, यानी इन द लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा में जितने भी मीटिंग्स हुआ करते हैं उन तमाम मीटिंग को प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर करता है। एंड द सेकेंड पॉइंट, द स्पीकर कंडक्ट्स बिजनेस इन लोकसभा बाय इंश्योरिंग डिसिप्लिन एंड डेकोरम अमॉन्ग मेंबर्स। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा हुआ करते हैं वो बिजनेस को कंडक्ट करते हैं लोकसभा में, इसी के साथ साथ डिसिप्लिन और डेकोरम को मेंबर के दरमियान क्या है? बनाए रखते हैं कि डिसिप्लिन कायम रहे। एंड द थर्ड पॉइंट, ही शी गार्ड्स द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। इसी के साथ साथ जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनके जो हक हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको गार्ड करना। डिसाइडिंग हु शुड स्पीक, और वो कैसे कि वो डिसाइड करते हैं कि किस टाइम बोलना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन किया जाना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग के ऑर्डर उनको फॉलो किया जाना चाहिए मेंबर्स में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, अ स्पीकर यूजेस हिज हर पावर टू वोट इन ऑर्डर टू रिजॉल्व अ डेडलॉक। इसी के साथ साथ स्पीकर के पास ये भी पावर है कि वो वोट कर सकते हैं। वोट करने का पावर है कब? जब एक डेडलॉक का सिचुएशन क्रिएट हो जाए, डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, उसे हल करने के लिए स्पीकर के पास वोट करने का भी क्या है? पावर है। दैट इज, और इसका मतलब क्या है डेडलॉक का? सो लेट्स सी, व्हेन द हाउस इनिशिएट्स अ वोटिंग प्रोसीजर्स द स्पीकर डज नॉट कास्ट अ वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब ये है डेडलॉक का, जब हाउस वोटिंग प्रोसीजर को इनिशिएट करता है तो स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में जो है वो अपना कास्टिंग वोट नहीं करेंगे। कब करेंगे? इट इज़ ओनली व्हेन द टू साइड्स रिसीव इक्वल नंबर ऑफ वोट्स दैट द स्पीकर्स वोट ब्रेक्स द डेडलॉक। तो स्पीकर कब वोट कर सकते हैं? ये उसी वक्त कर सकते हैं जब पार्टी 1 एंड पार्टी 2 को क्या है? इक्वल नंबर ऑफ वोट्स हासिल हो। मतलब किसी मैटर पर वोट करना हो तो जो पार्टी 1 है, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी, दोनों ने वोट दिए और दोनों के वोट क्या है? इक्वल है, 50-50। तो अब बात को, यानी कि मसले को कैसे हल किया जाएगा? तो उसके लिए ये है कि स्पीकर को उस टाइम पावर दिया गया है कि वो कास्टिंग वोट करते हैं फेवर में या अगेंस्ट में, ताकि वो जो डेडलॉक क्रिएट हुआ है उसे ख़त्म किया जाए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ quorum in the house, it is the duty of the speaker to adjourn the house or to suspend any meeting until a quorum is met. तीसरा चीज़ ये है कि कॉरम के एब्सेंस की सूरत में, यानी हाउस में एक कॉरम का होना ज़रूरी है। अगर वो कॉरम फुलफिल नहीं होता है तो स्पीकर की ड्यूटी है कि वो हाउस को एडजर्न कर दे, कुछ टाइम के लिए मुलतवी कर दे, या किसी भी मीटिंग को क्या कर दे? सस्पेंड कर दे, जब तक कि वो पर्टिकुलर कॉरम पूरा ना हो जाए। ये कॉरम क्या होता है? कॉरम जो है बेसिकली ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट बिफोर अ मीटिंग टू बिगिन। मतलब ये है कि ये एक मिनिमम नंबर हुआ करता है उस पर्टिकुलर हाउस के मेंबर का, जिसकी ज़रूरत पड़ती है हाउस को स्टार्ट करने के लिए। यानी कि चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा और राज्यसभा के मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबरशिप ज़रूरी है। तो इसी को हम कहते हैं कॉरम। सो अब जो कॉरम होता है लोकसभा और राज्यसभा का, वो 1/10 होता है। द कॉरम ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज़ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरशिप का 1/10 जो होता है वो कॉरम होता है। अगर 1/10 मेंबर प्रेजेंट हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, तब जाकर मीटिंग या वहाँ की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदरवाइज स्पीकर को ये पावर है कि वो हाउस को एडजॉर्न कर दे या सस्पेंड कर दे, जब तक कि वो 1/10 पूरा ना हो जाए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, अ स्पीकर कैन ऑल्सो डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द हाउस ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। स्पीकर को ये भी पावर दिया गया है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन के ग्राउंड पर। अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो डिफेक्शन है, डिफेक्शन की का जो बात है, ये कहाँ पर जिक्र किया गया है? ये जो 10th शेड्यूल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर एंटी डिफेक्शन की बात को क्या है तफसील से वहाँ बयान की गई है। तो जब हम शेड्यूल पढ़ेंगे तब हम एंटी डिफेक्शन को देखेंगे कि ये क्या होता है। तो ये याद रखना है कि डिफेक्शन के ग्राउंड पर स्पीकर के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ये पावर, द स्पीकर प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट।
स्पीकर को ये भी पावर है कि वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सीटिंग को क्या करता है, प्रिजाइड करता है। एंड द नेक्स्ट पावर, once a money bill is transmitted from the lower house to the upper house, the speaker is given the pivotal power to decide whether any bill is a money bill. Her decision is considered final. नेक्स्ट पावर ये है स्पीकर ऑफ द लोकसभा कि जब एक मरतबा मनी बिल को, यानी जब एक मरतबा मनी बिल लोअर हाउस लोकसभा से निकलकर अपर हाउस यानी राज्यसभा में चला जाता है, तो स्पीकर को क्या है, ये पावर दिया गया है कि वो डिसाइड करे कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। मतलब ये इस पॉइंट पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनी से रिलेटेड जो मैटर हुआ करता है उसमें लोकसभा को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। वही कह रहे हैं कि अगर लोकसभा से मनी बिल राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन दिए जाते हैं कि वो गौर फिक्र करके क्या है अपना कंसेंट दे। अगर नहीं देता है 14 दिन के अंदर अंदर तो वो बिल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉ बन जाएगा या रिटर्न लोकसभा के पास आ जाएगा। इसी के साथ साथ स्पीकर ऑफ द लोकसभा को ये पावर है कि वही डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, और जो उनका डिसीजन होगा उसके रिगार्डिंग वो क्या है, फाइनल समझा जाएगा। एंड द नेक्स्ट पावर इज द स्पीकर nominates the various chairmen to these committees while monitoring the committee working as well. इसी के साथ साथ स्पीकर ऑफ द लोकसभा को ये पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट के बहुत सारे कमिटीज़ होते हैं, डिफरेंट कमिटीज़ होते हैं। उन डिफरेंट कमिटीज़ के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन को इलेक्ट करने का, नॉमिनेट करने का पावर स्पीकर को, यानी स्पीकर ही उन चेयरमैन को नॉमिनेट करते हैं। तो गाइस पार्लियामेंट के जो भी कमिटीज़ हैं, सेशन हैं, उस पर जो है हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, तब हम वहाँ पर जो भी वेरियस काइंड के सेशन हैं, कमेटी हैं, उनको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखना है कि जो इन कमेटी के चेयरमैन होते हैं उनको नॉमिनेट स्पीकर ऑफ द लोकसभा करते हैं। सो गाइस, पावर ऑफ द स्पीकर को देखने के बाद, डिस्कस करने के बाद, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटम स्पीकर। तो ये प्रोटम स्पीकर क्या होता है? सो लेट्स सी। प्रोटम स्पीकर या प्रोटम इज़ अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स फॉर द टाइम बीइंग। प्रोटम ये एक लैटिन फ्रेज है, लातीनी क्या है, फ्रेज है, इस्तिलाह है, जिसका मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, यानी आर्जी तौर पर टेम्पररी। द प्रोटम स्पीकर इज़ अ टेम्पररी स्पीकर अपॉइंटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ अ टाइम। जो प्रोटम स्पीकर होता है ये एक टेम्पररी स्पीकर होता है जिसे एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है, तकर्रुर किया जाता है। तो नीचे 2 पॉइंट दिए गए हैं इससे रिलेटेड, चले देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, द नीड ऑफ प्रोटम स्पीकर। अब ये जो प्रोटम स्पीकर है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है या कब पड़ती है? सो लेट्स सी। व्हेन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली वेकेट द ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड हाउस। प्रोटम स्पीकर की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा के स्पीकर इमीडिएटली, यानी न्यूली इलेक्टेड हाउस के फर्स्ट मीटिंग से पहले, जब वो अपने ऑफिस को क्या करते हैं, वेकेट कर देते हैं, तब जो है प्रोटम स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? एंड द सेकेंड पॉइंट, President Governor appoints the Protem Speaker to preside over the sitting of the newly elected House. सेकेंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटम स्पीकर होता है सेंट्रल लेवल पर, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट पर जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और स्टेट लेवल पर गवर्नर क्या करते हैं, उसे अपॉइंट करते हैं। तो इसको अपॉइंट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रोटम स्पीकर जो है, जो अभी अभी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है या न्यूली इलेक्टेड हाउस बने हैं, उनको क्या है, प्रिजाइड करने के लिए जो है प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस। और जो ये प्रोटम स्पीकर जो होता है आमतौर से उसी व्यक्ति को, उसी शख्स को बनाया जाता है जो मेंबर में बहुत ही ज़्यादा क्या है, सीनियर, बहुत ही ज़्यादा क्या एज, बहुत ज़्यादा एज वाले होते हैं, उनको बनाया जाता है। तो उसी को कहा है यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस। जो हाउस के सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उन्हीं को प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है, और ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ताकि जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है या न्यूली इलेक्टेड हाउस आया है उसको क्या करना है, प्रिजाइड करने के लिए, जो नए नए एमपीज़ आए हैं उनको ओथ दिलाने के लिए। इसी के साथ साथ जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर होंगे उनको क्या है, बनाने के लिए, इनको जो है कुछ वक्तों के लिए बनाया जाता है। अब हम इनके ड्यूटीज़ को देख लेते हैं, इनका क्या क्या ड्यूटीज़ है। सो द ड्यूटीज़ ऑफ प्रोटम स्पीकर इज द फर्स्ट पॉइंट, द प्रोटम स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा, एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द न्यूली इलेक्टेड एमपीज़। प्रोटम स्पीकर का पहला काम, पहली ड्यूटी ये है कि वो लोकसभा के फर्स्ट सीटिंग या फर्स्ट मीटिंग को क्या करते हैं, प्रिजाइड करते हैं। इसी के साथ साथ जो न्यूली इलेक्टेड, जो नए नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर आए हैं, उनको ओथ दिलाना, शपथ दिलाने का भी काम प्रोटम स्पीकर क्या करता है। एंड द सेकेंड पॉइंट, टू कंडक्ट द वोट फॉर द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। इसी के साथ साथ जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है उसके जो अपने स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर होंगे, उनके वोट
उनके उनके वोट को भी कौन कंडक्ट करवाता है? प्रोटेम स्पीकर करवाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर द ऑफिस ऑफ द प्रोटेम स्पीकर सीजेस टू एग्जिस्ट। जब ये न्यूली क्या कहते हैं, जब नए स्पीकर जो इलेक्शन होने के बाद जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है, जब उसका इलेक्शन हो जाता है, जब इलेक्ट कर लिए जाते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, तब जो है जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो अपने ऑफिस को या अपने सीट को वेकेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ही ऑल्सो एडमिनिस्टर्स द फ्लोर टेस्ट। इसी के साथ साथ जो है प्रोटेम स्पीकर का ड्यूटी ये भी है कि वो फ्लोर टेस्ट को भी क्या है, एडमिनिस्टर करते हैं। फ्लोर टेस्ट को भी एडमिनिस्टर करते हैं। ये फ्लोर टेस्ट क्या होता है? फ्लोर टेस्ट ये होता है, इन द केस वेयर द मेजोरिटी इन द हाउस इज क्वेश्चनड, द लीडर ऑफ दैट हाउस नीड्स टू प्रूव द मेजोरिटी बाई अंडरगोइंग ट्रस्ट वोट। यानी कि ये फ्लोर टेस्ट उस वक्त होता है, उस सूरत में या उस केस में, जब एक मेजोरिटी को हाउस में क्वेश्चन किया जाता है, तो उस टाइम उस हाउस के जो लीडर हुआ करते हैं उनको ये प्रूव करना पड़ता है कि उनकी मेजोरिटी हाउस में है। और ये कैसे प्रूव करते हैं? ट्रस्ट वोट के जरिए। ये मतलब होता है फ्लोर टेस्ट। तो फ्लोर टेस्ट को एडमिनिस्टर का काम भी क्या है? प्रोटेम स्पीकर का है। तो गाइस, अब तक हमने जो है लोकसभा के स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं, इन तमाम चीज़ों को देख लिया। अब हम राज्यसभा के चेयरमैन, उसके क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, उसको देखेंगे। सो लेट्स सी। तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा में फर्स्ट पॉइंट ये मेंशन किया है मैंने, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, उसका जो चेयरमैन होता है वो हमारे कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। उन्हीं का दूसरा नाम जो है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी कहा जाता है। राज्यसभा के चेयरमैन को एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी कहा जाता है और चेयरमैन भी कहा जाता है। जो हमारे क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट, द वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द अनचैलेंज्ड गार्जियन ऑफ द एमिनेंस एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस। एंड द सेकेंड पॉइंट ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, उनको चैलेंज नहीं किया जाता है हाउस की डिग्निटी और एमिनेंस को लेकर। एंड द नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब जो है राज्यसभा के चेयरमैन के रिगार्डिंग वो कौन कौन से प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो लेट्स सी। आर्टिकल 64, द वाइस प्रेसिडेंट शेल बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिगार्डिंग द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ये है कि आर्टिकल 64 में ये बात मेंशन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होंगे? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। ये जो हम कहते हैं कि राज्यसभा का चेयरमैन, तो ये बात कहाँ पर मेंशन है? ये आर्टिकल 64 में है। 64 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है राज्यसभा, उसका क्या होगा? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा। इसी के साथ साथ ये भी बात मेंशन है वहाँ पर कि जो वाइस प्रेसिडेंट है या एक्स ऑफिसर चेयरमैन है वो किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्या होल्ड नहीं करेगा। एंड द सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर द चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आर्टिकल 89 में ये मेंशन है, यानी कि ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो राज्यसभा के क्या है, राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे वो क्या होंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। और इसी के साथ साथ जो है वाइस चेयरमैन भी होंगे राज्यसभा के, यानी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी होंगे। ये आर्टिकल 89 कहता है। जिस तरह हमने देखा था कि लोकसभा में स्पीकर होते हैं, फिर क्या होते हैं? डेप्यूटी स्पीकर। ठीक इसी तरह जो है राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, इसी तरह डेप्यूटी चेयरमैन भी होंगे। अब यहाँ से राज्यसभा के चेयरमैन के क्या पावर हैं, क्या फंक्शंस हैं, उसे देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज empowered टू adjourn द हाउस और टू सस्पेंड इट्स सिटिंग इन द एवेंट ऑफ द एब्सेंस ऑफ quorum। राज्यसभा के चेयरमैन को ये पावर दिया गया है कि वह हाउस को एडजर्न कर दे या सस्पेंड कर दे। किस सूरत में? जब कॉरम फुलफिल ना हो। कॉरम जैसा कि मैंने बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर इज रिक्वायर्ड बिफोर अ मीटिंग टू बी फॉलोड टू बिगिन। यानी किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबरशिप ज़रूरी होता है, जो कि 1/10 होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। तो 1/10 मेंबर अगर प्रेजेंट हैं तब जाकर क्या है? कार्रवाई की जाएगी, क्या है वहाँ पे प्रोसीडिंग किया जाएगा। अदरवाइज चेयरमैन के पास ये पावर है कि वो हाउस को एडजर्न कर दे, मुलतवी कर दे या सस्पेंड कर दे। And the next power of the chairman of the Rajya Sabha is the 10th schedule of the Constitution empowers the chairman to determine the question as to disqualification of a member of the Rajya Sabha on the ground of defection। तो गाइस, जिस तरह हमने लोकसभा में देखा था कि जिस तरह लोकसभा के स्पीकर को ये पावर दिया गया है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को
डिस्क्वालीफाई कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। ठीक इसी तरह जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिया है, क्या डिफेक्शन की बुनियाद पर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। एंड द नेक्स्ट पावर, पार्लियामेंट्री कमिटीज regardless of whether set up by the chairman or by the house work under the direction of the chairman। नेक्स्ट पावर ऑफ द चेयरमैन ये है, जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हुआ करती हैं रिगार्डलेस कि वो उसको सेटअप किया है चेयरमैन ने या हाउस ने उसे सेटअप किया है, वो सब के सब जो है चेयरमैन के डायरेक्शन के अंडर काम करेंगे। एंड द नेक्स्ट पावर, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन। तो ये पावर नहीं, अब यहाँ पर ये देखना है कि जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है उनको कैसे रिमूव किया जाता है, जैसा कि हमने लोकसभा में देखा था। सो फर्स्ट पॉइंट इज ही कैन ओनली बी रिमूव एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। दो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनको भी रिमूव किया जा सकता है, मगर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के तौर पर, राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते उन्हें क्या है, उन्हें भी रिमूव किया जा सकता है। एंड द सेकेंड पॉइंट, वाइल द रेजोल्यूशन इज इन इफेक्ट फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ही कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस एज चेयरमैन ऑल्दो ही कैन बी पार्ट ऑफ द हाउस। इस पॉइंट में इस बात को मेंशन किया है कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को रिमूव करने के लिए जो रेजोल्यूशन को फॉलो किया जा रहा है, जब तक वो रेजोल्यूशन इफेक्ट में है, जब तक वो रेजोल्यूशन क्या है, इफेक्ट में है, तब जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द राज्यसभा ये एज अ चेयरमैन जो है हाउस को प्रिजाइड नहीं कर सकते। मतलब जब रेजोल्यूशन इफेक्ट में हो तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अब चेयरमैन के तौर पर हाउस को प्रिजाइड नहीं करेंगे, अगरचे वो क्या है उस हाउस के मेंबर या उस हाउस के पार्ट होते हैं। यानी मतलब ये है कि अगर चेयरमैन को रिमूव करना हो तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तो जब तक ये रेजोल्यूशन इफेक्ट में होगा तो जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो ऑफिस को प्रिजाइड नहीं करेंगे, मगर वो उस ऑफिस के यानी उस हाउस के क्या है मेंबर होंगे। इसी सो दिस वर सम पावर्स एंड फंक्शंस रिलेटेड टू चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो गाइस आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्लोज डाउन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि राज्यसभा के इलेक्शन को कैसे किया जाता है, वो क्या क्या प्रोसीजर हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है राज्यसभा के इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में। तो तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।